हाँ जी, भाइयों बहनों, स्वागत है आज के प्रीमिक्स में। इंटरनेशनल रिलेशंस की डेट है आज 24 जुलाई, मंडे। तो जुलाई का महीना खत्म होने वाला है। और आज के जो 5 सवाल आप देखेंगे, यहां पे 3 करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 2 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों, यहां पे वही गेम रहेगी, 5 सवाल 10 मार्क्स की। कितना आपका सही स्कोर बनता है, ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में अच्छे बच्चों की तरह जरूर बताइएगा। क्वेश्चन पे नजर मारे जो आपके स्क्रीन पे आपके सामने। पहला सवाल, यहां पे क्वेश्चन को मैं रीड नहीं करूंगा, इस करके आपको मैं यहां पे क्वेश्चन को, यहां पे वीडियो को पॉज करने को कहूंगा। आपसे पूछा गया है सीपीटी डबल पी के रिगार्डिंग, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है सीपीटी डबल पी। इसका क्या सही आंसर है? केवल 3 देश हैं, इंडिया नहीं है सीपीटी डबल पी में। ये आपको पता हो कि सीपीटी डबल पी जो है वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का सक्सेसर था। आपको याद होगा 2017 की बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो अमेरिका को टीपीपी से बाहर निकाल लेते हैं। बैरक ओबामा का आइडिया था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को, अमेरिका को इस अलायंस से, ट्रेड अलायंस से बाहर निकाल देते हैं। 11 देश हैं इसमें ये 11 के 11 देश यहां पे मेंशन्ड है। और ये मैंने क्वेश्चन इस करके पूछा बिकॉज न्यूज में था कि यूके जो है वो अब 12वां मेंबर बन रहा है इस सीपीटीपी का। यानी कि ब्रेक्सिट के बाद, जब से यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है, उसके बाद यूके ने पहला कदम किसी ट्रेड अलायंस के टुवर्ड्स बढ़ाया है, तो वो सीपीटीपी के टुवर्ड्स है। यहां पे इंफॉर्मेशन है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। अब 12 कंट्रीज हो चुके हैं, इसमें चाइना और रशिया नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता हो, इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता है। यूपीएससी में भी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टीपीपी एंड सीपीटीपी पहले आ चुके हैं, तो आपको यहां पे बात पता हो। देन अगेन एक क्वेश्चन आपके सामने अटलांटिक डिक्लेरेशन की बात कर रहा है। अगेन ये करंट अफेयर्स में था, दैट इज द रीजन दैट व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखें, पॉज करें और बताएं अच्छे बच्चों की तरह कि क्या इसका सही जवाब है। तो दोस्तों, यहां पे सही आंसर है सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। अटलांटिक डिक्लेरेशन, देखिए अब माना जाता है, माना क्या जाता है, इनफैक्ट है ही है। आई मीन यूके ने 250-300 साल काफी कॉलोनीज बनाई, बहुत राज किया। यूके का, ग्रेट ब्रिटेन का सक्सेसर कौन था स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2? दैट वाज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका और यूके के बीच में एक बहुत खास संबंध है। इनफैक्ट अमेरिका में जो लोग रहते हैं, उनके भी जो फोर फादर्स हैं या फोर फोर फादर्स हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर्स हैं, वो लोग भी यूके ओरिजिन के थे, आयरिश ओरिजिन के थे, स्कॉटलैंड ओरिजिन के थे। मोस्टली इट वाज द पीपल ऑफ यूके हु हैड सेटल्ड इन अमेरिका, एंड देन देयर ऑन वी ऑल नो एज हिस्ट्री टुक इट्स प्लेस, एज हिस्ट्री वाज शेप्ड। Now, America and UK, they enjoy a very special relationship. Now, this was during a recent White House summit between Joe Biden and Rishi Sunak that एक नया strategic pact साइन किया गया दोनों देशों के बीच में, स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन देयर कंट्रीज। इसको और बढ़ाया जा सके। दुनिया में भी बहुत किस्म के, एज पर यूके एंड यूएसए, दुनिया में भी काफी किस्म के चैलेंजेस आ रहे हैं। यूएसए हैज ऑलरेडी स्लिप्ड इनटू रिसेशन, यूके की इकोनॉमी इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड. Both the countries are having double digit inflation. There is this Ukraine war happening from the last more than 1.5 year now. And of course, the threat imposed by China and the economic volatility. All these threats, apart from climate change, apart from threats which can be imposed by artificial intelligence, by the emerging technologies, all these things. तो अहम मुद्दों पे बात दोनों लीडर्स के बीच में करी गई थी. And as a part of this pact, the leaders adopted an Atlantic Declaration to strengthen industry collaborations apart from doing more collaboration amongst all these areas as well. और साथ के साथ कैसे रिन्यूएबल एनर्जी में, डिफेंस में, इस तरह के जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स के चलते, मैक्रो इकोनॉमिक थ्रेट्स के चलते कैसे चैलेंजेस को मीट किया जा सकता है, उसके चलते अटलांटिक डिक्लेरेशन साइन करी गई है। तो एक फ्रेमवर्क बनाया गया है दोनों देशों के बीच में कि 21वीं सदी में कैसे दोनों देश कोलैबोरेट करके सहयोग दिखा सकते हैं और अपनी जो पार्टनरशिप है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स है, चाहे वो ट्रेड है। और कैसे जो अभी बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल में अथॉरिटेरियन रिजीम्स की बात हो, या चाहे नॉन स्टेट एक्टर्स की बात हो, या चाहे क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज की बात हो, इस पे कैसे काम किया जा सकता है इकट्ठे। आगे बढ़ने से पहले आपको और बताना चाहूंगा, हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जो बच्चे अगले साल प्रीलिम्स देंगे, ये भी ऑपरेशनल हो चुकी है। नाउ अभी अगर जो बच्चा 2024 में पेपर देगा, तो हो सकता है अभी आप अपना जीएस का सिलेबस पढ़ रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल कर रहे हैं,
लेकिन साथ के साथ इट्स नॉट अ बैड टाइम इवन टू प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज, और उसके लिए हम लेटेस्ट यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से हम अपनी टेस्ट सीरीज लेके आए हैं. एंड इफ यू वांट टू enroll in these test series, all you have to do is pick up the phone, call up on a toll free number, or visit our website Sleepy Classes, and accordingly you can enroll to this test series. अभी 10% ऑफ है, इस पे 5400 की पड़ेगी. आप इसको देख लीजिए, अगर आपका मन करे, इच्छा है, इच्छुक है तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं. देन अगला सवाल बात करता है बल्फूर डिक्लेरेशन के बारे. नाउ यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आपके सामने दी गई हैं. बल्फूर डिक्लेरेशन क्या आपको सही लग रहा है? यहाँ पे इजराइल पैलेस्तीन को लेके कुछ बात की जा रही है. क्या आप क्वेश्चन का कुछ सेंस लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं? बताइए, पॉज करें वीडियो को एंड देखें कि क्या सही जवाब है. इजी क्वेश्चन, सही जवाब है सी, बोथ 1 and 2. नाउ यहां पे पहले हम समझे कि जो बल्फूर डिक्लेरेशन है, दिस वाज इशूड व्हेन ब्रिटेन गेन्ड कंट्रोल विद द एम ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ होम फॉर द ज्यूज इन पैलेस्टीन. हाउएवर ड्यूरिंग दैट पीरियड अरब्स वर इन मेजॉरिटी. सो पैलेस्टीन जो है, यानी कि आज के टाइम पे तो पैलेस्टीन को स्टेटहुड नहीं मिला, लेकिन पहले बिफोर 1947, बिफोर 1948 जो एरिया था जहां पे पैलेस्टीनियंस रहते थे, पैलेस्टीन, वहां पे अरब लोग रहते थे. अभी वहां पे इजराइल के जो लोग हैं, ज्यूज वहां पे रहते हैं. ज्यूज फेवर द आइडिया वाइल द पैलेस्टीनियंस रिजेक्टेड इट. ऑलमोस्ट 60 लाख ज्यूज दे हैड लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द होलोकॉस्ट व्हिच हैपेंड इन द नाजी जर्मनी इन द वर्ल्ड वॉर टू. और इसके चलते वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के बाद ज्यूज लोगों ने कहा दैट वी नीड अ सेपरेट ज्यूइश स्टेट. Now, the Balfour Declaration takes its name by the Arthur James Balfour, who was the British Foreign Secretary at that time. उन्होंने ये एक लेटर लिखा था टू लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड, who was a leader of the British Jewish community. This letter, which was dated November 2, 1917, expressed British support for the establishment of a national home for the Jewish people in Palestine. तो अगर सिग्निफिकेंस की बात करें इस डिक्लेरेशन की, तो 3 मेजर सिग्निफिकेंस है यहाँ पे. पहली बार जब ये लेटर लिखा गया था 1917 में, तब इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया था दैट, यानी कि एक मेजर पावर नहीं, जो कि यूके एट दैट टाइम ड्यूरिंग द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 वाज अ मेजर वर्ल्ड पावर, उन्होंने एक्सप्रेस किया था सपोर्ट फॉर द जायोनिस्ट मूवमेंट. सेकेंड, द डिक्लेरेशन हेल्प्ड पेव द वे फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इजराइल इन 1948. एंड थर्ड, दिस बल्फूर डिक्लेरेशन has also been a source of controversy उसके बाद, because let's not forget that the wars which happened between the Arab nations and Israel post this creation of Israel, that led to a lot of controversy, that led to a lot of persecution of the Palestinian people as well. यहाँ पे इसराइल का मैप है, as you all can see. इसराइल के यहाँ पे कौन से नेबर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं. यहाँ पे सीरिया आ जाता है, ऊपर लेबनान आ जाता है, जॉर्डन आ जाता है, इजिप्ट आ जाता है. Israel is also opening up to the Mediterranean Sea. So geopolitics की बात आती है तो मैप को भी यहाँ पे देखना, लोकेशनल ज्योग्राफी भी यहाँ पे तेज होना बहुत जरूरी है. नाउ अब आपके साथ मैं 2 सवाल एनसीईआरटी के शेयर करूंगा, और एनसीईआरटी के बारे जहां पे बात हो ही रही है, लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट वी ऑल्सो हैव एन एनसीईआरटी कोर्स. नाउ बहुत सारे बच्चों को, खास करके जो बच्चे पहली बार अभी अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनको एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है, कंसेप्ट समझ नहीं आते हैं. बिकॉज सोशल साइंसेस तो वैसे भी पेरेंट्स ने कहा था बचपन में कि कौन पढ़ता है, साइंस पे ध्यान दो, मैथ्स पे ध्यान दो. और सोशल साइंस हो सकता है, मतलब मेरे को तो नहीं लगता था, हो सकता है आप सब बच्चों को, कुछ आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको बोरिंग भी लगता होगा, आपका इंटरेस्ट मैथ्स में या साइंस में ज्यादा था, बट अब तो आपको सोशल साइंसेज ही काम आ रहा है कि नहीं? तो एक एनसीईआरटी रैंक ओरिएंटेड बैच हमने निकाला है, जहां पे सारी की सारी एनसीईआरटी, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, आईआर हो, साइंस है, एनवायरमेंट है, सारी की सारी एनसीईआरटी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करी गई है बाय द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स. इन डेप्थ एनालिसिस किया गया है, ताकि चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आप इन कंसेप्ट को समझ सकें. और यहाँ पे अनलिमिटेड वॉच टाइम है, कोर्स की वैलिडिटी 2 साल की है. ठीक है, तो यहाँ पे कूपन कोड है एनसीईआरटी 15, यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे भी डिस्काउंट मिलेगा. टोल फ्री नंबर आपके सामने है. रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एज यू ऑल नो, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू रिपीट इट अगेन. Now, this question is pertinent to this question is pertinent to the NCERT of IR. Now, which of the following is not a challenge to US hegemony? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं. हेजेमनी क्या होता है? दादागिरी. अब ये तो नहीं मेरे को बताना चाहिए हेजेमनी क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के टर्म्स आपने पहले सुने होंगे. क्या लग रहा है आपको सही आंसर इसमें से? मैं क्वेश्चन को नहीं बोलूंगा, आप पॉज करेंगे, पॉज करके आप सही आंसर बताएंगे. सही आंसर है इंक्रीजिंग फ्रैगमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम.
देखिए, राइज ऑफ चाइना ये एक थ्रेट तो है यूएस की दादागिरी को, यूएस की हेजेमनी को। चाइना पीड़ित समाज तो हम देख ही रहे हैं इंडो पैसिफिक में। स्प्रेड ऑफ टेररिज्म, वेल आफ्टर द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक्स, डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज अमेरिका की हेजेमनी के लिए साबित हुआ है। नॉन स्टेट एक्टर्स का बढ़ना, इस तरह के ट्रांसनेशनल एक्टर्स का, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स का, ड्रग सप्लायर्स का, टेररिस्ट का, मतलब ऑब्वियसली दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर यूएस हेजेमनी। फॉर एग्जांपल नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अलकायदा की बात आ जाती है, या आईसिस की बात कर सकते हैं, एक्सेट्रा। बट जहां तक इंक्रीजिंग फ्रैगमेंटेशन वाले ऑप्शन की बात है तो मल्टीपोलैरिटी, तो यानी कि अगर मल्टीपोलैरिटी हो रही है, अगर मल्टीपल अलायंसेस बन रहे हैं, मिनी लेटरल्स बन रहे हैं, तो अमेरिका को इससे कोई खतरा नहीं है, उल्टा अमेरिका को फायदा ही है। ठीक है, द इंक्रीजिंग फ्रेगमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम इज नॉट अ चैलेंज टू यूएस हेजेमनी. In fact, it is seen as an opportunity for America to maintain its dominant position, to maintain its unipolar position by playing different states against each other. और डिटेल में अगर इस कंसेप्ट को समझना चाहेंगे तो हमारे एनसीईआरटी बैच को ज्वाइन करें, वहां पे बहुत विस्तार से इस बात को समझाया गया है। आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे आपके सामने है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के बारे में बात की जा रही है। ट्रूमैन, हैरी ट्रूमैन राष्ट्रपति थे, किसके राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नाउ यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, फिर आगे बताऊंगा उनके बारे में। क्या आपको सही लग रहा है? यहाँ पे वीडियो को पॉज करके बताएं और देखें कि क्या आपको सही आंसर लगता है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, टू हेल्प ग्रीस एंड टर्की रेजिस्ट कम्युनिस्ट टेंडेंसीज। देखिए, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन के द्वारा ये डॉक्ट्रिन बनाई गई थी, जो यूएस के राष्ट्रपति थे। उनका ये कहना था कि भाई हम मिलिट्री और इकोनॉमिक एड उन सब देशों को देना चाहेंगे जिन देशों में कम्युनिस्ट इंसर्जेंसीज हो रही है, यानी कि जिन देशों में इस बात का अप्रीहेंशन है कि कम्युनिज्म बढ़ सकता है। बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद हम ये भी जानते हैं कि कोल्ड वॉर का एरा शुरू हुआ था यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, और अमेरिका, यूके, फ्रांस, वेस्टर्न जर्मनी और जो बाकी अटलांटिक अलायंस थे अमेरिका की, उनका ये कोशिश थी कि कम्युनिज्म को रोका जा सके ईस्टर्न यूरोप में, इनफैक्ट पूरे यूरोप में। और स्पेसिफिकली ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का जो सबसे पहले सिग्निफिकेंट काम आया, उपयोग हुआ, वो ग्रीस और टर्की में हुआ था। नाउ ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है जो कि एक शपथ देता है कि भाई अमेरिका सपोर्ट करेगा जहां जहां पे डेमोक्रेसी को खतरा होगा। ये डॉक्ट्रिन ओरिजिनेट करी गई थी विद द प्राइमरी गोल ऑफ कंटेनिंग द सोवियत एक्सपेंशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ऐसा माना जाता है कि जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन वाज अ प्रीकर्सर, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ने नींव बनाई और फर्दर जो कि नेटो अलायंस बना, नेटो ग्रुपिंग, जो कि 1949 में बनी थी। तो नेटो का मकसद क्या था? कम्युनिस्ट सोवियत को रोकना, एक्सपेंशनिस्ट सोवियत को रोकना, ताकि कम्युनिज्म यूरोप में ना स्प्रेड हो सके। तो माना जाता है कि जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है, दैट वाज अ प्रीकर्सर टू द फाउंडेशन ऑफ नेटो। ये और बातें विस्तार में एनसीईआरटी के कोर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपसे इजाजत लेता हूं, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, एंड गुड नाइट टू एवरीवन। जय हिंद।